काठमांडू से और नेपाल से हर भारतीय का एक अपनापन का नाता है और ये सौभाग्य मुझे भी मिला है। जब मैं राजनीति में भी नहीं था, मैं जब भी नेपाल आता हूं तो मुझे शांति और आत्मीयता की अनुभूति होती है। और इसका सबसे बड़ा कारण आप सभी का प्यार, आपका स्नेह, आपका गर्मजोशी भरा स्वागत, सत्कार और सम्मान। कल मैं जनकपुर में था। आज के युग को एक बहुत बड़ा संदेश जनकपुर देता है कि राजा जनक की क्या विशेषता थी कि उन्होंने शस्त्र को तुड़वा दिया और स्नेह से जुड़वा दिया। ये ऐसी धरती है जो शस्त्र को तोड़ करके स्नेह से जोड़ती है। साथियों, जब भी मैं काठमांडू के बारे में सोचता हूं तो जो छवि उभरती है वह सिर्फ एक शहर की नहीं है, वह छवि सिर्फ एक भौगोलिक घाटी की नहीं है। काठमांडू हमारे पड़ोसी और अभिन्न मित्र नेपाल की राजधानी ही है, इतना नहीं है। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली के देश की राजधानी ही नहीं है। एवरेस्ट पर्वत के देश की, लीली गुराज के देश की सिर्फ राजधानी नहीं है। काठमांडू अपने आप में एक पूरी की पूरी दुनिया और इस दुनिया का इतिहास उतना ही पुराना, उतना ही भव्य और उतना ही विशाल है जितना हिमालय है। मुझे काठमांडू ने, नेपाल ने हमेशा ही आकर्षित किया है, क्योंकि यह शहर जितना गहन है उतना ही गतिमान भी है। हिमालय की गोद में बसा यह एक अनमोल रत्न है। काठमांडू सिर्फ काष्ठ यानी लकड़ी का मंडप नहीं है, यह हमारी साझा संस्कृति और विरासत का एक दिव्य भव्य महल है। इस शहर की विविधता में नेपाल की महान विरासत और उसके बड़े दिल की एक झलक महसूस होती है। नागार्जुन के जंगल हो या शिवपुरी की पहाड़ियां, सैकड़ों झरनों और जलधाराओं की शीतलता हो या फिर बागमती का उद्गम, हजारों मंदिरों, मंजूश्री की गुफाओं और बौद्ध विहारों का यह शहर दुनिया में अपने आप में अनूठा है। इमारतों की छत से एक तरफ धौलागिरी और अन्नपूर्णा और दूसरी तरफ सागर माथा, जो दुनिया जिसे एवरेस्ट के नाम से जानती है, और कंचनजंगा। ऐसे दर्शन कहां संभव है? अगर संभव है सिर्फ और सिर्फ काठमांडू में। बसंतपुर की वानगी, पाटन की प्रतिष्ठा, भक्तपुर की भव्यता, कीर्तिपुर की कला और ललितपुर का लालित्य, काठमांडू ने अपने आप में जैसे इंद्रधनुष के सभी रंगों को
अपने अंदर समेट के रखा है। यहां की हवा में बहुत सी परंपराएं ऐसे घुल मिल गई हैं जैसे चंदन में रोली। पशुपतिनाथ में प्रार्थनारत भक्तों की भीड़, स्वयंभू की सीढ़ियों पर अध्यात्म की चहलकदमी, बौद्धा में परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं के पग पग पर ओम मणिपद में अहम, इसकी गूंज ऐसा लगता है जैसे तारों पर सरगम के सारे सुर गले मिले हैं। मुझे बताया गया है कि कुछ त्योहार जैसे नेवारी समुदाय के त्योहार तो ऐसे भी हैं जिनमें बौद्ध और हिंदू मान्यताओं और प्रथाओं का अभूतपूर्व संगम है। परंपरा और संस्कृति ने काठमांडू की हस्तकला और कलाकारों को बेजोड़ बनाया है। चाहे वह हाथ से बना कागज हो या ताड़ा और बुद्ध जैसी मूर्तियां, भक्तपुर की मिट्टी से बने बर्तन हो या पाटन में पत्थर, लकड़ी और धातु का काम हो, नेपाल की बेजोड़ कला और कलाकारी का महाकुंभ है। और महाकुंभ है काठमांडू। और मुझे खुशी है कि यहां की युवा पीढ़ी इस परंपरा को भली भांति निभा रही है और इसमें युगानुकूल परिवर्तन करके कुछ नयापन भी मिला रही है। साथियों, नेपाल की मेरी अब तक की 2 यात्राओं में मुझे पशुपतिनाथ के दर्शन का सौभाग्य मिला था। इस यात्रा में मुझे भगवान पशुपतिनाथ के अलावा पवित्र जनकपुर धाम और मुक्तिनाथ, तीनों पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाने का सुअवसर मिला। ये तीनों स्थान सिर्फ महत्वपूर्ण तीर्थस्थल ही नहीं है, ये भारत और नेपाल के अड़िग और अटूट संबंधों का हिमालय है। आगे जब भी नेपाल यात्रा का अवसर बनेगा, मैं समय निकालकर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जाने का कार्यक्रम भी अवश्य बनाऊंगा। साथियों, शांति, प्रकृति के साथ संतुलन और आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों से परिपूर्ण हमारे दोनों देशों के वैल्यू सिस्टम, ये पूरी मानव जात की, पूरे विश्व की एक अनमोल धरोहर है। और इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पूरी दुनिया से लोग शांति की खोज में भारत और नेपाल की ओर खींचे चले आते हैं। कोई बनारस जाता है तो कोई बोध गया, कोई हिमालय की गोद में जाकर रहता है तो कोई बुद्ध के विहारों में। साधना एक ही है, खोज एक ही है। आधुनिक जीवन की बेचैनियों का समाधान भारत और नेपाल के साझे मूल्यों में मिलेगा। साथियों, बागमती के तट पर काठमांडू में पशुपतिनाथ और गंगा के तट पर काशी विश्वनाथ, बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी, तपस्थली बोध गया और संदेश क्षेत्र सारनाथ। साथियों, हम सभी हजारों वर्षों की साझी विरासत के धनी हैं। हमारी यह साझा विरासत दोनों देशों की युवा पीढ़ी की संपत्ति है। इसमें उनके अतीत की जड़ें,
वर्तमान के बीज और भविष्य के अंकुर है। साथियों, पूरे विश्व में आज अनेक प्रकार के परिवर्तनों का दौर चल रहा है। वैश्विक वातावरण अनेक अस्थिरताओं और अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है। साथियों, हजारों साल से वसुधैव कुटुंबकम यानी सारा विश्व एक परिवार है, यह भारत का दर्शन रहा है। सबका साथ सबका विकास हम अपने विदेश सहयोग पर भी उतनी ही पवित्रता से आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय शास्त्रों में प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी सब प्रसन्न हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, किसी को दुख ना मिले। भारत के मनुष्यों ने हमेशा से यही सपना देखा है। इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए हमारी विदेश नीति सबको साथ लेकर चलने पर आधारित है। खास तौर पर पड़ोस में भारत के अनुभव और भारत के अवसरों को साझा करते हैं। नेबरहुड फर्स्ट हमारी संस्कृति में सिर्फ विदेश नीति ही नहीं, जीवन शैली है। बहुत से उदाहरण है। स्वयं विकासशील होते हुए भी भारत 50 साल से भी अधिक समय से इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कार्यक्रम के अंतर्गत 160 से अधिक देशों में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सहयोग और उन देशों की जरूरत के अनुसार सहयोग हम करते आए हैं। पिछले साल भारत ने एक साउथ एशिया उपग्रह छोड़ा। इससे हमारी आंतरिक क्षमताओं के सुपरिणाम हमारे पड़ोसी देशों को उपहार स्वरूप उपलब्ध हो रहे हैं। और इसी सभा मंच में जब सार्क समिट के लिए मैं आया था तो मैंने इसी मंच से इस बात की घोषणा की थी। इसके साथ ही हम इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं कि दुनिया के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, जिनसे कोई भी देश अकेला नहीं निपट सकता, उनका सामना करने के लिए हम किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों का विकास करें। उदाहरण के तौर पर 2016 में भारत और फ्रांस ने मिलकर क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में एक नए अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना की। यह क्रांतिकारी कदम अब एक सफल प्रयोग में बदल गया है। इस वर्ष मार्च में फ्रांस के राष्ट्रपति श्रीमान मैक्रो और करीब 50 अन्य देशों के नेताओं ने दिल्ली में इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पहले समिट में भाग लिया। ऐसे प्रयासों से क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए टेक्नोलॉजिकल और आर्थिक साझेदारियां विकसित करने में, छोटे विकासशील देशों की जरूरतों को पूरा करने में मुझे विश्वास है बहुत बड़ी मदद मिलेगी।